जय गुरु जी। एक बार फिर गुरु परिवार के साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बहुत बहुत गुरु जी का आभार। और इस परिवार के बीच में अपने आप को एक परिवार का हिस्सा मान के, एक हिस्सा बन के जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अब गुरु जी के साथ जर्नी अपनी शेयर करने के लिए तो शब्द बहुत कम है। देयर आर नो वर्ड्स वेयर वी कैन एक्सप्रेस कि अपनी जर्नी गुरु जी के साथ कैसी है और कैसी रही। क्योंकि गुरु जी को डिस्क्राइब करना हमारे बस में ही नहीं है। हम गुरु जी को तब पहचानते हैं जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं। और जैसे जैसे हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन बढ़ता चला जाता है तो हम अपने अंतर मन से गुरु जी को पहचानने लग जाते हैं कि गुरु जी साक्षात में है कौन। इसी तरह हम लोग जब गुरु जी के साथ मिले, हमें नहीं पता था कि गुरु जी कौन। अंकल हमारे बहुत शौकीन थे पंडितों को पत्राएं दिखाने में। wherever he used to find कि he's a good astrologer, वो अपनी जन्म पत्रियां चारों की, अपनी पूरे फैमिली मेंबर्स की, बच्चों की और अपनी मेरी लेके चले जाते थे। और फिर वहां पे वो उनको कभी कोई उपाय बताते थे, उपाय वो अंकल को ही बताते थे। एंड मोस्टली उपाय में होता था कि उनको रिंग्स पहना देते थे अलग अलग स्टोन की। तो वी कैन से कि अंकल की 10 उंगलियों में कम से कम 12-13 अंगूठियां होती थी। बट स्टिल कुछ भी नहीं होता। पंडितों को अपना नहीं पता होता तो हमारा क्या उद्धार करेंगे। तो ऐसे बहुत डार्क फेज से चल रही थी लाइफ। देयर वाज नो होप। बहुत परेशानियां थी। तो कहते हैं ना, जैसे धागे में हम गांठ बांधते जाते हैं और एक टाइम आता है कि उस धागे में गांठ नहीं बन सकती, क्योंकि वो गांठ बना बना के बहुत छोटी हो गई होती है। इसी तरह हमारी लाइफ की उस टॉप पे पहुंची हुई थी जहां पे और गांठें नहीं बन सकती थी। तो मैं अपनी फ्रेंड फ्रेंड के ये सिस्टर के ये शी वाज इन अमृतसर, उनके साथ में अपनी हर दिल की बात शेयर करती थी। तो शी एडवाइज मी कि तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं जाती हो, मेरी सिस्टर इन लॉ जाती है। तो आई डिड नॉट अडयर टू इट, और मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि अंकल ऑलरेडी इतने एस्ट्रोलॉजर्स को और साधुओं को हर जगह जाते थे। तो मैंने कहा एक और गुरु जी के पास उनको भेज दूं तो लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगी। तो टाइम निकल गया, 3-4 महीने 5 महीने ऐसे निकल गए। तो मेरी उस फ्रेंड की सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी थी। तो शी सेंट अस एन इनवाइट, शादी का कार्ड आया। तो उस टाइम मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब थी, शी वाज लिटरली ऑन डेथ बेड। तो हमारे पास सारे फंक्शंस में जाने का तो था नहीं, क्योंकि मम्मा को इस हालत में छोड़ना मुश्किल था। तो वी डिसाइडेड कि हम शादी में जाएंगे। और शादी में अशोका होटल में शादी थी। हम शादी में बैंकेट हॉल में जैसे एंटर किए संगत जी, आप मानेंगे मुझे कुछ नजर नहीं आया सिवाय दूर एक बहुत, जैसे हम पिक्चर्स में, आई कैन नॉट डिस्क्राइब माई फीलिंग, कि दूर जैसे रोशनी चमक रही हो। हम मूवीज में देखते हैं ना कि एकदम से भगवान प्रकट हो गए होते हैं, बिल्कुल वैसे खूब सन रेज जैसे सारे सूरज उतर के उस हॉल में आ गए होते हैं। और दूर उसके बीच में बैठे काले रंग के चोले में हमारे गुरु जी। उस टाइम मुझको ये नहीं पता था ये गुरु जी है, बट इतना अच्छी फीलिंग कि मेरा बस चलता, मैं उस टाइम दौड़ के वहीं चली जाती। इतनी कशिश, इतनी अट्रैक्शन। तो वी एंटर द हॉल और सबको मिले। तो वो मेरे को बोली, मेरी फ्रेंड मिली। तो हम लोग जब बैठे तो एज होता है ना कि पार्टीज में जाते हैं तो अंकल्स मोस्टली ड्रिंक काउंटर में सारे फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो अंकल वेन दैट साइड और हम लोग अपने इधर बैठ के वी वर सिटिंग ऑन अ टेबल। बट मेरी नजरें गुरुजी से हट नहीं रही थी, मैं उन्हीं का दीदार कर रही थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि ये ना गुरुजी है, जाओ तुम एक बार मत्था टेको। तो कहते हैं ना, उस टाइम मेरे पास ना करने लायक कुछ था नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग उधर जाने को ही था कि मैं जाऊं और मत्था टेक। तो आई वेंट टू अंकल।
मैंने बोला अंकल को कि चलो ये ना गुरुजी है जो रश्मि बताती है, तो चलते हैं मत्था टेकाते हैं। तो अंकल ने अपना सिर हिलाया कि अच्छा ठीक है चलते हैं, यू वेट फॉर सम टाइम। जाके टेबल पे बैठ के मैं कभी चाहते हैं थोड़ी देर बाद, आधा पौना घंटा निकल गया। तो फिर वो बोले कि ऐसा है, आप चले जाओ, गुरुओं की मौज होती है, कोई पता नहीं कब उठ के चल दे, तो आप मत्था तो टेको कम से कम। तो अंकल को पास में फिर गई, मैंने कहा चलो ऐसे ऐसे वो बोल रही है रश्मि, तो अगर चले जाएंगे तो फिर क्या फायदा। तो अंकल लुक्ड एट मी और बड़ी फर्मली उन्होंने सबके सामने बोल दिया, तुम्हें कौन मना कर रहा है, तुमने जाना है तो तुम जाओ, लेट मी एंजॉय माई ड्रिंक्स। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, सबके बीच में जब इस तरह बोले तो यू फील लिटिल इंसल्टेड। तो मैं चुप हो गया, जाके बोला कि अब मैं नहीं जाऊंगी, वो गुस्सा कर रहे हैं, जब चलना होगा तो चले जाएंगे, बाकी गुरु जी की इच्छा। ऐसे कह के हमने अपना डिनर वगैरह सब किया, बट मेरी नजरें गुरु जी से उतरी नहीं। और सबको करके जब बाय बाय करके हम निकल रहे थे, तो गेट पे, बैंकेट हॉल के गेट पे मैंने गुरुजी की तरफ देखा और उनको ये कहा कि बहुत बदकिस्मती है मेरी कि इतनी पास आके भी मैं आपके दर्शनों को नहीं आ पाई, भूल चूक माफ करना, बाकी जो आपकी इच्छा। सारे रास्ते अंकल के साथ कहते हैं ना, जब होता तो आंटियों को गुस्सा बहुत आ जाता है, तो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड, मैंने बात भी नहीं की और चुपचाप अपना आए, अंकल चेंज करके सो गए। और मैं अपना, कब गुरुजी का सोचते सोचते नींद आ गई पता नहीं चला। एकदम 3 साढ़े 3 बजे अंकल मुझे एकदम से हिलाते हैं जोर से और उठाते हैं। उनको जब मैंने देखा तो उनके पसीने पसीने हुए हुए थे। तो मैं भी घबरा गई कि आधी रात का टाइम है, कि तबीयत तो नहीं खराब हो गई। तो पूछा इनको सब ठीक है, कहते हाँ हाँ सब ठीक है। तो मैं कहा "ये क्या हुआ"? कहते मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, तूने चलना है तो चल। तो आधी रात को 3 साढ़े 3 बजे आप मेरे को बोल रहे हो जाने के लिए। आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड आर यू क्रेजी? जब मैं कह रही थी चलो तब तो आप गए नहीं, अब वो आपके लिए वहां बैठे थोड़ी ना होंगे। तो कहते मैं जा रहा हूँ, तो उन्हें चलना है तो चल, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। तो ऐसे कि पहले पता तो कर लो गुरु जी कहाँ मिलेंगे, अभी हमें कोई अता पता कुछ पता तो है नहीं, वही दर्शन हुए जो हुए, तो ऐसे कैसे मुंह उठा के आप चल दोगे। तो खैर अंकल ने पता किया सारा, जिनके घर शादी थी हमने उनको फोन किया, तो पता चला गुरु जी तो एम्पायर स्टेट वापस चले गए और अब नहीं मिलेंगे, वो शाम को एम्पायर स्टेट में मिलेंगे। उन्होंने एड्रेस वगैरह बता दिया और बताया कि मंदिर 5:30 बजे खुल जाता है, तो आप उससे पहले पहुंच जाओ, दरवाजा खुलेगा आप अंदर चले जाना। तो कहते हैं ना, गुरु कौन होते हैं हमें उस टाइम कुछ पता नहीं था। फॉर मी इट वाज समथिंग, कहते हैं ना, बहुत अच्छी फीलिंग थी, एक डिवाइन फीलिंग थी। और क्योंकि वो कहते हैं ना मेरे को अट्रैक्शन हो रही थी, मैं इसलिए जा रही थी। अंकल का, गुरुजी का बुलावा था, तो अंकल उसलिए जा रहे थे। संगत जी हम पहुंच गए एम्पायर स्टेट, और जैसे ही दरवाजा खुला हम अंदर, जब एम्पायर स्टेट के अंदर हमने पैर रखा, तो बिल्कुल ऐसे था जैसे हम हेवन में आ गए होते हैं, जन्नत में। इतना बढ़िया ऑरा, और आप बिल्कुल माइंड क्लियर हो गया था। उस टाइम गुरुजी दरबार में गद्दी पे नहीं बैठे हुए थे, और हमें पता नहीं था कि कैसे क्या होता है वहां पे, क्या सिस्टम है। तो अल्टीमेटली हमने वही डिसाइड किया, जैसे जैसे सब करेंगे वैसे वैसे हम भी करते जाएंगे। एंड एग्जैक्टली एट 5:30 गुरुजी के रूम का दरवाजा खुलता है, और गुरुजी एकदम अपने चोले में, इतने प्यारे और इतनी फ्रेग्रेंस पूरे पूरे हॉल में, कि संगत जी हम बता नहीं सकते कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। इट वाज जैसे कि हमें हेवन में जगह मिल गई होती है। और एकदम गुरुजी आके गद्दी पे बैठे, हम सब ने मत्था टेका, और गुरुजी का इतना तेज, इतना कहते हैं ना कशिश, उनका ऑरा इतना पावरफुल कि उनके पास बैठना भी हमारे को मतलब हिला रहा था, इतना मतलब उनका जबरदस्त ऑरा था। एंड वी एज अ कॉमन मैन, हम एकदम से पहली बार मिले थे, तो शायद इसलिए हमको ज्यादा वो फील हुआ। खैर
हमने मत्था टेका, बैठे, चाय प्रसाद सब पिया, और जैसे जैसे कर रहे थे सारे हम करते गए। लंगर पहले कड़ा प्रसाद मिला, फिर लंगर प्रसाद मिला, और आके जब लंगर करके हम आके बैठे, तो उस टाइम हमारे दिमाग में कुछ नहीं था कि हमें क्या परेशानी है, हम यहाँ क्यों आए। क्योंकि देखिए, गुरु जी की और ऐसे दर पे इंसान तभी आता है जब सब तरफ से वो निराश हो जाता है। और कहते हैं ना, हंसते खेलते कोई नहीं इस दर पे आता। बट वहां पहुंच के हम सब कुछ भूल गए थे। अंकल अपने में मस्त थे, मैं अपने में मस्त थी। तो जब गुरुजी ने बुलाया आज्ञा देने के लिए, तो गुरुजी ने पूछा कि वे आया। तो अंकल ने हंस के बताया कि ऐसे ऐसे शादी में आपको कल दर्शन हुए थे आपके, तो आ गया। तो कहते चल ठीक है, अंधेरे आप। तो जैसे ही अंकल ने मत्था टेका, हाथ आगे चरण छूने के लिए, तो अंकल की वो अंगूठियों वाले हाथ गुरुजी ने देखे। तो छूटते कहते एक ही पाया है। तो अंकल गुरुजी को देख के कुछ बोल नहीं पाए। तो गुरुजी छूटते कहते सारे पुट्ठे काम खुद करदा रहना है, फिर कहना है मेरा काम नहीं बनदा, जा इनू जल प्रवाह करा दे। तो जी गुरुजी। हम संगत जी वापस जब आए, रास्ते में यमुना जी पड़ती थी। हमने यमुना जी में सारी की सारी अंगूठियां अंकल ने जल प्रवाह करा दी। बट एक अंगूठी जब जल प्रवाह कराने जा रहे थे, तो इनका हाथ रुक गया। तो कहते ये मेरा ना जल प्रवाह कराने को मन नहीं कर रहा। तो ऐसे भाई, तो कहते बहुत महंगा है यार ये स्टोन। वो स्टोन था नीलम, और वो भी गोल्ड में। कहते इतनी महंगी अंगूठी में ऐसे ही जल प्रवाह करा दो। ऐसा करता हूँ, इसको बेच देता हूँ, और या तो मंदिर में पैसे दान कर दूंगा, नहीं तो किसी गरीब को दे दूँ। तो ऐसे देख लो, गुरुजी ने तो हमें जल प्रवाह करने को बोला है। तो अंकल कहते चल ठीक है, मैं कल गुरुजी से पूछ के करूंगा। ठीक है। तो जैसे ही अगले दिन हमने गुरुजी के यहाँ मत्था टेका, तो जैसे अंकल मत्था टेक पूरा टेका भी नहीं था, तो गुरुजी हंस के बोल दे तेरा जल प्रवाह कराती अंगूठियां। तो अंकल गुरुजी को देख के बोले गुरुजी वो नीलम ना मैं जल प्रवाह नहीं कराई, मैं सोच रहा हूँ बेच के ना मैं पैसे मंदिर दे दा या किसी गरीब को दे दा। तो छुट्टे गुरुजी बोले अपने पेड़े ग्रह क्यों किसी दूजे नु देने, ओनू जल प्रवाह करा। तो उस दिन हमने संगत जी जल प्रवाह करा दिया। और कहते ना, टाइम निकलता गया, हम सातों दिन गुरुजी बैठते थे, और हमें जैसे कहते ना, कुछ पता नहीं होता था, ब्लैंक होके हम टाइम देखते थे कि इस टाइम हमको एम्पायर स्टेट पहुंचना है। मतलब हमें कुछ सूझता नहीं था कि बस हमें एम्पायर स्टेट जाना। और हम अपना रोज पहुंच जाते थे एम्पायर स्टेट, और खूब आनंद लेते थे अपने में मस्त, गुरु जी के दीदार करने, कड़ा प्रसाद खाना, चाय प्रसाद पीनी, लंगर प्रसाद खाना, उनकी ब्लेसिंग लेनी, और वापस आ जाना। कभी कभी रास्ते में जैसे वाइफ्स की आदत होती है, मैंने अंकल को कहना कि सारे गुरुजी से बात करते हैं, आप भी कुछ बात करो, आप भी अपनी कुछ प्रॉब्लम बताओ, तभी तो उनको पता चलेगा। तो अंकल ने कहना ठीक है आज मैं बात करूंगा, बट वहां जाके सब भूल जाते थे। संगत जी आप मानोगे, 5 साढ़े 5 महीने ऐसे निकल गए। एक बार क्या, उस 5 साढ़े 5 महीने के बाद कैसे रियलाइज हुआ मुझको, जब हम कड़ा प्रसाद खाने के लिए बाहर एम्पायर स्टेट के वरांडे में खड़े थे, तो एक पुरानी संगत है आंटी, वो मेरे पास आती है और पूछते आंटी बुरा नहीं मनाओगे तो एक चीज पूछूं। तो हम किसी से ज्यादा इंटरेक्ट उस टाइम करते नहीं थे, क्योंकि नए नए थे। तो कुछ वहां जाके गुरुजी में इतने मस्त हो जाते थे कि हमें और कुछ कहते ना, मन ही नहीं करता था। तो और हम लोग बाई फेस एक दूसरे को सब जानते थे, नाम से तो कोई नहीं पहचानता था, और सारे आंटी अंकल होते थे। तो आई लुक्ड एट हर, मैंने कहा नहीं आंटी पूछो। कहते गुरुजी कहते हैं मैं एना दा बोरिया बिस्तरा खुलवाता है, एदा की मतलब है। संगत जी उस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि वाकई जो गुरुजी ने बोला है उसका बहुत गहरा मीनिंग है। गहरा मीनिंग यूं है कि हम देहरादून से शिफ्ट करे थे दिल्ली में। देहरादून वॉज अ स्मॉल प्लेस, दिल्ली इज अ बिग प्लेस। हर तरह की प्रॉब्लम्स, एकदम से छोटे से शहर से आप शिफ्ट होके आते हो,
बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, गांठें पूरी धागे में बंधी हुई थी। बट दैट डे आई रियलाइज कि स्लोली स्लोली वो गांठें भी खुलती चली गई हैं। और हमने जो प्लान किया था 5 महीने पहले कि हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे छोटे प्लेस में, वी वर प्लानिंग टू शिफ्ट टू लखनऊ। तो हमने अपने बॉक्सेस खोले नहीं थे जो पैक थे। वी ओनली ओपन दोज बॉक्सेस जो हमारे काम के थे, डेली यूज वाले। और वैसे के वैसे हमने सोचा था सारा का सारा पैक मटेरियल हम वापस ले जाएंगे लखनऊ। बट वो 5 साढ़े 5 महीने के बीच में धीरे धीरे मेरा सारे बॉक्सेस खुल चुके थे और हम अपने घर में पूरी कंफर्टेबली सेटल डाउन हो चुके थे। लाइक कहते हैं ना, हम बस चुके थे दिल्ली में। उस दिन ये रियलाइजेशन हुई कि हमने गुरुजी को कुछ बोला तो है नहीं, गुरुजी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, गुरुजी ने कभी हमसे हमारी प्रॉब्लम नहीं पूछी। बट स्लोली स्लोली थिंग्स हैड स्टार्टेड टेकिंग देयर शेप और हम सेटल डाउन होते चले गए। अब यहाँ आता है, देखिए गुरुजी के आगे हमें कुछ बोलने की जरूरत है, वो जानी जान है, वो खुद परमात्मा है। तो जो परमात्मा है उनको आगे हम क्या बताएंगे? हमको लगता है कि हमारी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है, इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। बट गुरुजी को पता है कि उससे भी भयंकर प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है, जिसका निवारण उन्होंने पहले करना है। तो उनके हवाले, उनके ऊपर अपनी डोरी छोड़ेंगे तो अपनी जिंदगी को दौड़ाते चले जाएंगे। कहते हैं ना, गुरु जी एक शब्द बोलते हैं, नानक चिंता मत करो। क्यों? ये बहुत सही है कि गुरु जी कहते तुम चिंतन करो, चिंता मेरे पे छोड़ दो। कई कहते हैं आंटी हम बहुत परेशान रहते हैं, गुरु जी हमारा सुनते नहीं है, हमें आंसर नहीं मिलता। अरे आंसर संगत जी तब मिलेगा जब हम गुरु जी पे अपनी प्रॉब्लम छोड़ देंगे। अब हमारे पास अपने बच्चे आते हैं, कहते मम्मी ये काम कर दो। हम कहते ठीक है बेटे आप जाओ, हम कर देंगे। तो हम अपने हिसाब से करते हैं ना। और अगर बच्चा आके कहेगा आपने अभी तक किया नहीं, या आप इसको ऐसे करो, तो हम छूटते ही बोलते हैं ना, बेटा मुझे मत बताओ मैं काम कर दूंगी। लिटरली हमारा जवाब यही होता है। इसी तरह हमें अपने गुरु पे अपनी जीवन छोड़ देना चाहिए। उनको पता है हमारी क्या प्रॉब्लम्स है। अगर हम उनके काम में हस्तक्षेप करेंगे, उनके काम में इंटरफेयर करेंगे, तो हम कहाँ से फ्रूट्स एंजॉय कर पाएंगे? बिकॉज ही नोज हाउ थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। हमें नहीं पता, उनको पता। और ये अकेला ये नहीं है कि वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी इसी तरह बहुत लाइफ में कहते हैं ना, स्लोली 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 बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। कहते हैं फेथ एक दिन में नहीं आता, ये भी बिल्कुल सच है। फेथ टेक्स इट्स ओन टाइम। बट हम अपने गुरु के साथ सच्चा प्यार जोड़ सकते हैं, उनके साथ अच्छा और पॉजिटिव भाव जोड़ सकते हैं। जब हम कहते हैं ना इस भाव के साथ उनके साथ जुड़ेंगे, तो अपने आप फेथ भी आ जाएगा। क्योंकि फेथ दिलाने वाले भी गुरु जी है। गुरु जी को कोई मिरेकल्स, कोई कहते हैं ना करिश्मे करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमेशा एक ही चीज बोला कि हम कलयुग में पैदा हुए लोग हैं। जब तक हमारे आगे ये चमत्कार वर्ड नहीं यूज होगा और चमत्कार नहीं होगा, हमें अपने गुरु पे विश्वास नहीं होगा। और संगत जी माइंड यू, इट इज वेरी इजी। गुरु जी के स्वरूप को भगवान मानना बहुत आसान है। और नई संगत तो इतनी ब्लेस्ड है, क्योंकि डे वन से उन्होंने गुरु को भगवान ही माना। बट हम पुरानी संगत जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए, दीदार किए, हम गुरु रूप में ही गुरु को पूजते रहे। और कहते हैं, एक लिविंग बॉडी को भगवान मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके इफ्स एंड बट्स नहीं खत्म होते। और गुरु जी ने हमेशा एक ही चीज बोली हुई है, जब गुरु के पास आया करो, अपने किंतु परंतु जोड़ों के पास छोड़ के आया करो। बिकॉज अगर हम किंतु परंतु में पड़ जाएंगे तो हम गुरु को कभी नहीं पा पाएंगे। गुरु को पाना आसान नहीं है, बट हाँ, गुरु के साथ जुड़ना बहुत आसान है। गुरु हमारे तो प्यार के भूखे हैं। आप उनके प्यार और सच्चे भाव के साथ जब जुड़ोगे ना, फिर आप उनका इतना आनंद और इतने क्लोज हो जाओगे, और इतना प्यारा आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा कि आप खुद कहोगे कि वाकई आंटी दिस इज द राइट वे टू बी कनेक्टेड टू गुरु जी। अब भाव के ऊपर एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। मेरी बेटी छोटी थी उस टाइम, और सबको पता है कि सर्दियों में ना ये शॉल बेचने वाले कश्मीरीज बहुत घूमते थे।
तो ऐसे एक हमारे पास एक पुराने कश्मीरी आते होते थे। तो उन्होंने वो जब बैठे, हम लोग शॉल्स परचेज कर रहे थे, तो मेरी बेटी छोटी सी थी, उसको एक पीच कलर का स्टोन पसंद आया, एंड दैट वाज इन वेरी कॉस्टली। तो उसने कहा मम्मा मुझको ये चाहिए। तो ऐसे फिर बच्चा है, ले दो। तो वो कश्मीरी ने पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि बहुत पुराने मेरे मदर इन लॉ के, मतलब अंकल छोटे थे तब से आते थे। उन्होंने उसको गिफ्ट करा। फेयर इनफ। हफ्ता 10 दिन निकल गया, तो एकदम दोपहर को हमें एम्पायर स्टेट जाना था, गुरुजी के साथ पंजाब जाना था। तो गुरुजी का फोन आया, आंटी शॉल लेके आई। आई वॉज क्वाइट फॉर सम टाइम, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि कौन सा शॉल ऐसा नया लेके जाऊं गुरुजी के लिए। तो गुरुजी ने छूटते बोला, वो 70 शॉला जो 2 ले आई ना। ते मैं कहा ठीक गुरुजी। उन्होंने फोन काट दिया। हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो मेरी बेटी बोली, मम्मा गुरुजी को मेरा वाला शॉल दे। तो आई सेड नहीं बेटा, आपका वाला नहीं। मेरे माइंड में मैंने क्यों उसको मना किया कि दिस इज वेरी सस्ता सा शॉल है, ये गुरुजी को नहीं देंगे, उनको अच्छा शॉल देंगे। माइंड में तो यही थॉट प्रोसेस आता है ना, कि जब गुरुजी को देना है तो अच्छी से अच्छी चीज दो। तो शी सेड मैं ले लूं, आई सेड ले लो। तो हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, उसने अपना शॉल हाथ में रखा हुआ था, अपना स्टूल जो था, और मेरे हाथ में 2 शॉल थे। तो जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचे, गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे, ब्लैक कलर का चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था, लुकिंग वेरी स्मार्ट। और बस पूछो ना। तो जैसे आया गुरुजी पूछ बोलते, आंटी शॉल ले आई है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने शॉल आगे कर दिए। तो गुरुजी उसको मुंडा कुड़ी प्यार से कहते हैं। उसको देख के कहते, फेर मुंडा कुड़ी केड़ा वाला चंगा है? तो उसके हाथ में जो स्टोल था उसने का वाला, उसने वो हाथ आगे कर दिया। एंड संगत जी बिलीव मी, 1 सेकंड भी नहीं लगा, गुरुजी ने वो स्टोल हाथ से लिया, अपने कंधे पे डाला और खड़े हो गए। और उसको कहते, फिर मुंडा कुड़ी किवेंदा लग रहे हैं? तो उसने अपने सिर हिला के कहा कि बहुत अच्छे। तो देखो, गुरुजी ने उस बच्चे के भाव को समझा। उनको पैसों से, इन चीजों से हम नहीं खुश कर सकते। हम एक सच्चे मन और सच्चे दिल से अपने गुरु को पा सकते हैं। वो तो खुद सबको देते हैं, उनको पैसे की क्या भूख। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, ये बोलते हैं पैसा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल जैसे देखते हैं संजय जी, बहुत डेकोरेशन पे पैसा खर्चा जाता है। माइंड यू, गुरु जी इज नॉट हैप्पी विद ऑल दिस। उतना करिए जितनी जरूरत है। हम लोग पहले जब गुरु जी के पास जाते थे, तो मालाएं लेके जाते थे, गुरु जी के चरणों में मालाएं चढ़ाते थे। एंड संगत जी, हर संगत जो जाती थी वो माला लेके जाती थी, चढ़ाती थी। और वो चढ़ाने का ये हाल हुआ कि खूब बड़ी बड़ी ढेरियां लग जाती थी, और वो चेंज होती रहती थी। क्यों? अब ज्यादा ऊंची हो जाएगी तो गुरुजी को अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो वो करके फ्रेश चादर बिछा दी जाती थी। और एम्पायर स्टेट की लाइन में रेड़ियां खड़ी हो गई थी, जो बड़ी से बड़ी जयमाला टाइप मालाएं बेचती थी। क्यों? हर आदमी, हर संगत ये कहती थी, मैं अपने गुरु के लिए बेस्ट से बेस्ट मालाएं चढ़ाऊं। फिर मालाओं के बाद क्या हुआ? लोगों ने बुकेज लाने शुरू कर दिए। यहाँ तक 500 फ्लावर्स के बुके आते थे। 500 रोजेस के बुकेज बड़े बड़े आते थे। वन फाइन डे गुरु जी ने सब बंद करा दिया। एक दिन उन्होंने कहा कि नो बुकेज, नो फ्लावर्स, नथिंग। आप खाली हाथ आओ और ब्लेसिंग्स लेके जाओ। कोई एक फूल भी नहीं लेके आएगा। जो पैसे आप लोग इस पे खर्चते हो ना, किसी गरीब को खिला दो, किसी बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर कर दो, किसी का इलाज कर दो, चंगे पासे लाओ। ये चीज देखिए, ये चीज को अगर हम सोचें, कितनी बड़ी बात है। कहने जमुना जी भी तुसी गंदी कर दियो, की लोड़ है पैसे खर्चन दी, की लोड़ है पैसे वेस्ट करन दी। तो देखिए, इस चीज को समझिए कि हमें गुरु के आगे दिखावा नहीं करना। हम किस लिए इतना दिखावा करते हैं? गुरु तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। वो हमारे इन दिखावों से, इन शो ऑफ से कभी खुश नहीं होंगे। तो वी शुड ऑलवेज रिमेन सिंपल। इतने सिंपल और प्रैक्टिकल गुरु, गुरु रूप में भगवान हम कहेंगे, क्योंकि हम उनको गुरुजी बोलते हैं तो गुरुजी बोलते हैं, बट है वो साक्षात शिव। वो आपको धीरे धीरे उनके साथ जुड़ने पे पता चले कि वो
असल में है क्या। हम जब कहते हैं ना, भगवान को पाना बहुत आसान है, बस एक ही चीज है, अपने आप को उनके साथ जोड़ के रखो और डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और और कहते हैं ना, मेरी एक मेड थी मेरे पास। उसका एक बच्चा था जो गुम हो गया, उसने नोएडा में कहीं काम पे लगाया हुआ था, वो वहां से भाग गया। अब क्यों भाग गया आई डोंट नो, बट इन द मॉर्निंग शी केम टू मी कि दीदी दीदी आई एम, मुझको नोएडा जाना है, मेरे को अपने बेटे को ढूंढना है। उसको जहां मैंने लगाया था वो वहां से भाग गया। तो आई वाज टेकन अबैक। तो उसको मैंने कहा उसकी कोई फोटो है, कुछ है तो दे दो, हम देखते हैं अगर कुछ कर सकते हैं तो उस टाइम संगत जी इतने टेक सेवी फोन्स तो होते नहीं थे। उस टाइम तो ये बटन वाले फोन्स होते थे, तो शी हैड नो फोटोग्राफ, नो आइडेंटिफिकेशन। तो उसको मैंने बोला चलो तुम जाओ, गुरुजी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एंड जैसे मैं टर्न अराउंड करी उसको भेज के, तो अंकल सामने खड़े थे। तो अंकल को मैंने कहा देखो बिंदु का लड़का ढूंढ दो, कुछ हेल्प कर सकते हो तो कर दो। तो ये आप लोगों की तो इतनी जान पहचान है, अब उस बेचारी का तो कोई है नहीं। संगत जी अंकल ने कुछ गलत नहीं बोला। अंकल कहते कुछ तो आइडेंटिफिकेशन दो, फोटोग्राफ कुछ तो पता चले। अब मैं वहां कमिश्नर को भी क्या बोलूंगा, बिंदु का लड़का ढूंढ दो। तो एज यूजुअल, जैसे आंटियों की आदत होती है, मेरी आदत तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरी आदत है जब सिर पे जुनून है तो सुना कुछ है नहीं। तो ऐसे कि हाँ हाँ वो गरीब औरत है, उसका क्यों सुनेगा, उसके लिए तो आपको फोटो चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए। कोई अमीर होता तो अभी पूरी दिल्ली इकट्ठी हो गई होती। एंड ये बड़बड़ाते हुए मैं अपनी बेटी के कमरे में जब एंटर करी, तो सामने गुरुजी के हाथ का दिया हुआ बहुत बड़ा स्वरूप है। तो उनको देख के मैं कहती हूँ, गुरुजी सारे आपको बोलते हैं आप अमीरों के गुरुजी, आज मैं आपके दर पे तभी आऊंगी जब आप बिंदु का लड़का ढूंढ के दोगे, नहीं तो मैं नहीं हूँ। कहते हैं ना, एक फ्लूक में आदमी बोल जाता है, गुस्से में कहो या एंजाइटी में बोलो। मैंने कह तो दिया संगत जी, बट मुझे बुरा भी लगा। क्यों? मुझे ऐसे अपने गुरु के साथ नहीं बात करनी चाहिए, मैसेज तो उन तक पहुंच गया। एंड आई वाज फीलिंग गिल्टी। और साथ में ये कि गुरुजी मुझे आपका डर नहीं छोड़ना, मुझे आना ही आना है, प्लीज ऐसा मत करना, उसका लड़का ढूंढवा दो प्लीज, मैं नहीं छोड़ सकती आपको। संगत जी 3:45 पूरा लैंडलाइन की घंटी बजती है। एंड बिंदु गिव्स मी अ कॉल, कहती कि दीदी प्लीज आप गुरुजी के पास जाओ और आज जाना और थैंक यू करना, मेरा लड़का मेरे सामने कोई छोड़ के गया। मैं सुबह से वहां ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिला। बट ऐसे था जैसे किसी ने मेरे सामने मेरा बेटा रखा होता है, और आप प्लीज थैंक यू कहना। संगत जी उसके आगे की बात तो मैंने सुनी नहीं, मैंने फोन रखा, फटाफट जाके कार में बैठी और एम्पायर स्टेट निकल गई। और गुरुजी चेस्टर पे बैठे बड़े प्यारे। उन्होंने मुझे देखा तो आई वाज फीलिंग गिल्टी, क्योंकि मेरे को पता था आज मैंने सुबह गुरुजी से गलत तरीके से बात की। तो नजरें झुक गई, उनके आगे मत्था टेका और मैं वहीं उनके चरणों के पास थोड़ी सी दूर पे बैठ गई। एंड मन ही मन में गुरु जी को कह रही, गुरु जी आई एम वेरी सॉरी, आज मैंने गलत तरीके से बात की, बट क्या करूं गुरु जी, आपके अलावा मेरा है भी कौन। लिटरली इस तरह मेरी गुरु जी के साथ टेलीपैथी चल रही थी। एंड देन कहते ना, आई एकदम से हिम्मत करी कि गुरु जी को जाके थैंक यू तो बोलना बनता है। और मैं जैसे खड़ी होकर गुरु जी के पास पहुंची और इतने ही बोला, गुरु जी बिंदु लपते दिता है आंटी ओदा मुंडा, सारा दिन मेरा किच 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 करके मेरा सिर खा गई। नाउ यू सी संगत जी, कैसे वो हमारे पे अपनी ब्लेसिंग्स, दया दृष्टि 24 घंटे बनाए रखते हैं, एक एक चीज वो सुनते हैं। आप कहते तो इसीलिए कहते हैं कि अकेले वो हमारा ब्लेसिंग नहीं करते, हमारे साथ जितने एसोसिएटेड है उन सबको ब्लेस करते हैं। हमें क्या पता कि बिंदु के कारण उन्होंने मुझे अपने चरणों में बुलाया हो, किसी को ब्लेस करना है उन्होंने वसीला मुझे बनाया हो। हम एक ही चीज कहेंगे, गुरु जी हमेशा अपने चरणों के साथ बनाए रखो, आप हमेशा हमें ब्लेस करते रहो, हम आपके चरणों से कहीं ना जाए। जैसे कहते हैं ना, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं गुरु जी आपके हैं। और संगत जी इस तरह की बहुत कहते हैं ना ब्लेसिंग्स है गुरु जी की, कि जो उन्होंने मेरे साथ, मेरे कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और कहते हैं ना एम्प्लॉयज हो गए, हर एक के साथ
रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ उन्होंने करियर किया, इतना ब्लेस किया है कि आज हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक एक श्वास श्वास जो है अपने गुरु का कर्जदार है। और हम ये कर्जा कहते हैं ना जन्मों जन्मांतर नहीं उतार सकते। बेटा मेरा इंजीनियरिंग में क्लियर हुआ, तो पहले गुरुजी ने बोला मुझको कि इसको ऑस्ट्रेलिया भेज दे। जी गुरुजी। अंकल लग गए उसके कॉलेज वगैरह फाइनल करने में सब। तो हफ्ते बाद गुरुजी कहते हैं की हो गया आंटी, ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा मुंडे नु। मैं कहा गुरुजी कर दे पहले। तो कहते तेरा मुंह क्यों लटकिया होया है? तो मैं हंस के बोली गुरुजी कल्ला मुंडा है, चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। क्योंकि नॉर्मली जो एक बार बाहर चला जाता है वो वापस नहीं आता, वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो कुछ नहीं बोले गुरुजी। वो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स देता रहा, क्योंकि इंजीनियरिंग का उसका माइंड था। और अब भी उसका पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया सिलेक्शन। तब हमने उसकी सीट वगैरह सब फीस वगैरह भर दी। संजय जी उसके बाद 2 दिन बाद मेरे को दोपहर को गुरुजी का फोन आता है, कहते आंटी खुश है मुंडा दिल्ली सेट करता है। और अभी उस दिन उसका दिल्ली का रिजल्ट आउट होना था। तो मैंने कहा जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और शाम को जब उसका रिजल्ट 4 साढ़े 4 बजे आया, तो ही हैड क्लियर दिल्ली का एंड ही हैड गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम शाम को गुरुजी के पास जब पहुंचे, गुरुजी को थैंक यू बोला, गुरुजी के माथा टेका, तो गुरुजी कहते इसको हॉस्टल में डाल दो। जी गुरुजी। दिल्ली में रह के हमने उसको हॉस्टल में डाला। अब गुरुजी ने उसको क्या ब्लेस करना है वो गुरुजी को पता है। मुझको कहने लगा बच्चा, जब हॉस्टल में एडमिट किया तो कहते मुझे कार्ड दे दो। अब बच्चे यंग होते हैं, तो कहते हैं ना थोड़ी बहुत जिद करने लगते हो, माओ के साथ ज्यादा करते हैं। तो आई सेड कि बेटा जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं आपको कार्ड नहीं दूंगी, हम गुरुजी को पूछ के दे। तो ऐसे गुरुजी के चरणों में जब बैठे थे, तो गुरु ये मुझे बार बार कई मतलब आप पूछो। तो गुरुजी कहते की कह रहे हैं? मैं कहा गुरुजी 4 पहिए मांग रहे हैं। कहते नहीं आंटी, इन्हू दे दे 4 पहिए और 2 पहिए एटलस साइकिल ला दे, फिट एंड फाइन रहेगा। ते मैं बड़ी चलाई है एटलस साइकिल। तो मैं कहा जय जी गुरुजी। उसको पूछा, मैंने कहा बेटा गुरुजी ने तो बोल दिया एटलस साइकिल बोलता है, तो चल अब ले देती हूँ। तो कहते नहीं मुझे एटलस साइकिल नहीं चाहिए। संगत जी उसको उन्होंने कार चलाने को मना कर दिया। 3 साल के बाद उसको गुरुजी खुद लेके गए अपने साथ, अकेले वो और गुरुजी ड्राइव पे। और उस दिन उसको कहते तुम तो गड्डी चला लिया कर कल। अब संगत जी देखिए, हो सकता है क्या ग्रह उसका हो, अकेले गाड़ी लेके जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई बात हो जाती, हमें तो नहीं पता ना। अब जब उसके ग्रह ठीक हुए, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, टचवुड आज वो इतना अच्छा गाड़ी चलाता, अपना चलता फिरता सब। तो कहते गुरुजी हमारे साथ, हम यहाँ पे हो या ना हो, हमारे बच्चों पे भी उनकी ब्लेसिंग्स पूरी की पूरी है। अब बेटी मेरी लंदन में है, शी इज अ बैरिस्टर। तो कोर्ट केसेस लड़ती है। तो एक दिन वो एक केस बीएमडब्ल्यू की तरफ से लड़ रही थी। तो एक जो किसी की कार थी जो उनको कॉन्फिस्केट करनी थी, वापस लेनी थी, वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाया था। तो शी वॉज फ्रॉम द बीएमडब्ल्यू साइड, तो वो ज्यादा उसके फॉर में नहीं बोल सकती थी। तो जो जिसकी कार थी, लिटरली कहती है मम्मी वो मेरी तरफ देख के गिड़गिड़ा रहा था कि आप प्लीज कुछ कर दो, दिस इज माई ओनली ब्रेड एंड बटर। और कहते हैं वो सुना रहा था कि उसकी मदर को कैंसर है, वो उनका इलाज करवा रहा है, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कोविड का टाइम था। तो बहुत मुश्किल हो रही थी उसको। अगर ये कार उससे छिन जाएगी तो ही विल बी ऑन रोड्स। वो ना माँ का इलाज कर पाएगा ना किसी का। तो कहती मम्मा मैं किसी की तरफ से, उसकी तरफ से तो मैं बोल ही नहीं सकती थी। और मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में जो आंसू थे वो जेन्युइन लग रहे थे। तो उसकी फेवर में बोलती जज मेरी तरफ देख रहा था कि मैं कुछ रिएक्ट करूं। नाउ कहती आई वाज इन अ फिक्स, आई डिड नॉट नो, आई वांटेड टू हेल्प हिम आउट। तो मैं क्या करूं? कहती मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली, गुरुजी मेहर कर। और कहते उसी टाइम जज ने क्या अनाउंस किया, आई गिव यू
3 months टाइम, आप 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करो एंड यू रन, नो वन विल टेक द व्हीकल। आप अगर इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे तो धीरे 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 आपको एक टाइम एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो देखिए, वही बात है, कोई और लॉयर भी जा सकता था उस केस को लड़ने के लिए। अब गुरुजी ने किसको वसीला बनाया, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, यू नेवर। वो कहती इतना ग्रेटफुल था, वो इतना ग्रेटिट्यूड कर रहा था जैसे पता नहीं मैंने उसके लिए कुछ करा हो। करने वाले गुरुजी है, सिर्फ आप वसीला बनते हो, आप उनकी शक्ल, कहते हैं ना, आपकी शक्ल में पीछे गुरुजी सब कुछ कर रहे। ऐसे ही एक बार अंकल को ना स्लिप डिस्क हो गई। जब स्लिप डिस्क होगी तो ही वॉज टोटली ऑन बेड। आज मतलब आप मान के चलो कि सिर्फ वॉशरूम तक जा सकते थे, नहीं तो वो हिल भी नहीं पाते थे, इतनी पेन में रहते थे। और हम गुरुजी के पास उस टाइम डेली जाते थे। तो अंकल जा नहीं पाते थे क्योंकि नीचे झुकना, कार चलाना, दैट वाज नॉट हिज कंडीशन। तो मैंने रोज जाना गुरुजी के मत्था टेकना। गुरुजी ने कभी नहीं पूछना कि अंकल क्यों नहीं आए। नहीं तो नॉर्मली होता है, आप नहीं जाओ तो गुरुजी पूछते थे अंकल कितने हैं। तो अंकल ने रोज मुझे कहना कि आंटी जा रहे हो आप, गुरुजी को मेरा बताओ, बहुत तकलीफ में। तो आई यूज टू से वन थिंग कि वो जाने जाने, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं अभी उनको कुछ नहीं बताऊंगी, वो पूछेंगे तो बताऊंगी। और गुरुजी ने कभी पूछना नहीं। संजय जी ऐसे करते करते 6-7 महीने निकल गए। गुरुजी ने एक बार भी नहीं पूछा कि अंकल क्यों नहीं आए। एंड उस दौरान अंकल के अपने सत्संग है उस टाइम पीरियड के। बट 6.5-7 महीने के बाद गुरुजी का एक दिन दोपहर को फोन आता है कि आंटी अंकल कितने हैं। मैं कहा मैंने अंकल को फोन दे दिया, गुरुजी का फोन आया है, आप बात करो। तो लिटरली अंकल वाज इन टीयर्स। कहते गुरुजी आपको आज मेरी याद आई है। तो गुरुजी बड़े प्यार से बोलते, ऐसा कर आंटी नु बोल हल्दी वाला दूध पिलाएगी, 2 घंटे सो जा फिर शामी आ जाए। और संगत जी उनको हल्दी वाला दूध पिलाया। अंकल सो के जब शाम को गुरुजी किया, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया विदाउट एनी पेन। जो आदमी हिल नहीं सकता था, 7 महीने के बाद उन्होंने पूरा गुरुजी के आगे मत्था टेका। गुरुजी हंस के बोले 90% क्योर्ड, 10% सहना है तो सारी उम्र है बर्दाश्त करना पहना। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, आज तक कभी कभार अंकल को पेन होती है तो होती है, नहीं तो पेन नहीं होती। सारी कहते ना, वो एक हल्दी वाला दूध था जिसमें उन्होंने सारा का सारा उनका ग्रह, सारा का सारा कष्ट काट दिया। अब हम ये कहेंगे कि फिर 6-7 महीने पहले क्यों नहीं किया। अब 6-7 महीने पे हमें क्या पता कि क्या प्रॉब्लम थी। अंकल कहना नहीं मानते, अंकल बाहर जाते, कोई ऐसा हादसा हो जाता, अंकल के लिए घर रहना ठीक था, इसीलिए गुरुजी ने उनको घर में बंद करके रखा। ये तो गुरुजी जानते हैं ना, हम सिर्फ पर्दे के सामने सामने देख सकते हैं। पर्दे के उस पर क्या है वो हमें नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। तो यही भाव आता है कि ये चीजों को विश्वास करके, जब आंख बंद करके हम ब्लाइंड फेथ करके गुरु के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, तभी हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स का पूरा आनंद ले पाएंगे। कहते हैं ना, जैसे एक बच्चा जब माँ आगे हाथ करती है तो किसी की गोदी में हो तो वो एकदम से बिना देखे समझे कूद जाता है माँ की गोदी में, कि उसको ये विश्वास होता है कि मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी जमीन पे। इसी तरह आप वो बच्चे बन जाओ और गुरु जी के हाथों में अपने आप को ऐसे ही सौंप दो, इस विश्वास से कि गुरु जी हमेशा आपके साथ है। हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, हम संसार में पैदा हुए हैं, कलयुग का टाइम है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, वो सब हमको बर्दाश्त करने हैं। बट आप ये मान के चलो, अगर हमको ये कष्ट बहुत भारी और बहुत, कहते हैं ना, ज्यादा लगते हैं, तो अगर हमारे जीवन में गुरु का स्थान ना होता तो हम कहाँ पे होते। तब हमारा कष्ट इसका कम से कम 100 गुना ज्यादा होता। इस चीज को जब आप रियलाइज कराओगे ना, तो आपको आपकी कष्ट ज्यादा नहीं लगेगी। ये कष्ट भी समझे हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है, जो गुरुजी काटते काटते हमें कितने छोटे में ले जाते हैं। ठीक है, उस टाइम तकलीफ ज्यादा लगती है, बट जब वो भी निकल जाती है ना, तो ये कहते गुरुजी अपना हाथ सदा हमारे सिर पर रखो, हमें कहीं अपने से दूर मत करो। ये कष्टों का जो भी परीक्षा ले रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, हमारे कर्म है, वो कटने दो।
मेरे फादर इन लॉ कैंसर पेशेंट थे, ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। एंड जब डेथ हुआ था तो वो फोर्थ स्टेज पे थे। उनका ट्रीटमेंट हुआ, सब हुआ, बिल्कुल ठीक हो गए। उनका मतलब कीमो वगैरह, उसके बाद 5 साढ़े 5 साल के बाद उनका कैंसर फिर रिलैप्स कर गया। तो फिर कीमो होने लगी। तो जब कीमो होती थी तो वो काफी परेशान हो जाते थे। और हम गुरुजी को हमेशा बता देते थे एक दिन पहले कि कल डैडी को हमको कीमो के लिए एडमिट करना। तो ऐसी जब उनकी थर्ड कीमो थी तो गुरुजी को हमने बताया कि गुरुजी करना कीमो है। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। उनके बगल में पहले ही, आजकल तो इतने प्यारे प्यारे वो गुरुजी के स्वरूप के बैजेस वगैरह आ गए। तब वो टिकटॉक वाले बैजेस होते थे, प्लास्टिक में लैमिनेटेड गुरुजी का स्वरूप होता था। वो गुरुजी ने मुट्ठी में दिया और कहा कि घर में जितने हैं, सबको दे देना। तो हम संगत जी घर गए। हम 8 लोग थे। आठ आठ ही वो स्वरूप थे। हमने सबको दे दिया, उसमें से डैडी को भी दिया। डैडी ने वो अपनी पॉकेट में रख लिया। अगले दिन एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। तो जब एडमिट हो गए तो डॉक्टर्स ने, वो कहते हैं ना, दवाइयों की लिस्ट दी अंकल को कि ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना। तो अंकल लेने चले गए। अभी आधा पौना घंटा भी नहीं हुआ था तो एकदम अंकल को फोन आता है, योर फादर इज नो मोर, आप आ जाओ। तो सब कुछ छोड़ के अंकल वापस भागे। और वापस भाग के क्या देखते हैं कि डॉक्टर्स आर स्ट्रगलिंग। कभी वो उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हैं, उनके वो चेस्ट पे वो पंप कर रहे हैं हार्ट के ऊपर कि वो रिवाइव कर जाए। तो कुछ भी नहीं हो रहा, डैडी इज एब्सोल्युटली स्टिल। तो और वो जब पंप कर रहे हैं उनको, प्रेशर दे रहे हैं उनके हार्ट के ऊपर, तो वो हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं जा रहा था। वो जो डैडी ने पॉकेट के अंदर गुरुजी का स्वरूप रखा था, वो उसको पंप कर रहे थे बार बार। मतलब हाथ उनका उसके ऊपर था डॉक्टर्स का। तो एकदम से आफ्टर 7 to 8 मिनट्स, आज भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में, डैडी कम्स बैक टू लाइफ। और एकदम से कहते हैं ना, जैसे कहते हैं सकपका के एकदम से वापस आए तो देख करें कि क्या है, मैं कहाँ हूँ। तो डॉक्टर्स ने खैर उनको उस दिन डिस्चार्ज कर दे कि इस 2 वीक, एक दिन उन्होंने रूम में रखा और कह दे कि वो बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी बहुत कमजोर है। और हम उनको घर ले आए। जब घर ले आए तो उसी दिन रात को डैडी बिल्कुल ऐसे सो रहे थे। उनको तकलीफ होती थी तो वो सारी सारी रात चेयर पे बैठ के काट देते थे, सोते नहीं थे। बट उस दिन वो ऐसे सोए थे जैसे एक छोटा सा बेबी नहीं गुठू मुठू होके सोता। तो मेरे को भी टेंशन हो जाती थी कि ऐसे डैडी सो रहे हैं। तो अंकल को मैंने कहना, जाओ देखो डैडी ठीक है, अब डैडी बहुत अजीब से सो रहे हैं। तो सारी रात अंकल को मैंने उठाया और 3 4 बार अंकल देख के आए कि से कि नहीं डैडी ठीक है, चिंता नहीं करो। सुबह जब मैं 5 बजे उठी बच्चों का टिफिन बनाने के लिए किचन जा रही थी, तो डैडी आवाज दे के कहते, पिंकी बेटा मेरी बात सुन। मैंने कहा हाँ जी डैडी। कहते तेनू पता है राती गुरु जी मैनू ब्लेस कर गए। मैं तो बहुत वधिया डैडी, तुसी ब्लेस हो गए, होर की चाहिदा है। कहते उन्होंने मेरा कैंसर क्योर करता है। मैं को बहुत चंगी गल है। तो डैडी बोले उन्होंने मेरे पे इतनी मेहनत करी है और मेरे साथ 9 कैंसर पेशेंट्स को और क्योर किए, और एक छोटी बच्ची है उसका भी क्योर किया। तो मैं कल डैडी होर की चाहिए, आप तो ब्लेस हो गए। तो इससे ज्यादा कहते हैं ना अच्छी खबर आप कैसे दे सकते हो सुबह सुबह। संजय जी शाम को जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, अभी अभी हमने कार पार्क ही की थी, तो एक संगत आंटी हमें कहती, वर्मा जी अब कल आई नहीं। तो मैं क्या, ऐसे तो डैडी थोड़े ढीले थे इसलिए नहीं आ पाई। तो कहते आपको पता है कल गुरुजी ने 9 कैंसर पेशेंट्स क्योर किए। तो उनको देख के मैं हंस पड़ी। मैंने कहा हाँ जी पता है। कहते आप दोनों की भी पता। मैं कहा क्योंकि उसमें एक मेरे डैडी भी थे और एक 9 साल की बच्ची भी है। तो कहती है हाँ जी गुरु जी बता रहे थे, गुरु जी कह रही थी कि आज मैं 9 कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया है। गुरु जी ने उस दिन उनका इलाज किया। और संजय जी मानेंगे डैडी ने कभी उसके बाद कीमो नहीं करा। ही रिफ्यूज कि मेरे गुरुजी ने मेरे को क्योर कर दिया, मैं कीमो नहीं कराऊंगा। बट ब्लड टेस्ट वो हर महीने कराते थे। और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स उनकी इतनी नॉर्मल आती थी
कि एक नॉर्मल इंसान की भी इतनी नॉर्मल नहीं आ सकती। तो ये गुरु जी कि क्योर, किसका क्योर करना है, किसका नहीं करना है, किसको कैसे करना है, ये उनको पता है। ये सब कुछ गुरु जी के बारे में जो मैं बता रही हूँ संगत जी, हम सब पॉजिटिव पॉजिटिव कह रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है कि जो हम चाहते हैं हमारा काम हो जाए, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। बट कभी कभी जब कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो मीठी दवाई के साथ कड़वी दवाई, खट्टी दवाई भी देता है। इसी तरह गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी हर तरह की होती है। मैंने अपने फादर की डेथ गुरु जी से मांगी थी। अब आप कहेंगे ये कैसे? मेरे फादर को मोटो न्यूरॉन डिजीज हो गई थी। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स जो है सारे फेल हो जाते हैं, और तो बंदा पूरा वेजिटेबल बन जाता है, उसका सिर्फ ब्रेन काम करता है। तो ऐसे उनको मोटो न्यूरॉन हो गया और वो टोटली बेडरिडन हो गए। तो तकलीफ में आवाज भी उनकी चली गई थी, बोल भी नहीं पाते थे। तो मैं गुरु जी से परमिशन लेके उनको मिलने गई। तो जब मिल के आई तो देख रही थी कि उनकी आंखों में तकलीफ है, क्योंकि अपनी तकलीफ को बोल नहीं पाते। तो वापस आने के टाइम मैंने मंदिर में गुरुजी को यही अरदास की, मैं कहा गुरुजी ठीक होना है तो आप इनको ठीक कर दो, इससे ज्यादा कष्ट दोगे वो भी बर्दाश्त हो जाएगा। अगर इनकी आगे लाइफ में ठीक होना नहीं लिखा तो इससे मुक्ति दे दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम अपने जन्म पिता को इस तरह तड़पते हुए भी तो नहीं देख सकते। संगत जी आप मानेंगे नहीं, लखनऊ से मैंने शताब्दी ली थी और कानपुर तक भी ट्रेन नहीं पहुंची होगी तो मैं फादर पास करूँ। तो जब दिल्ली पहुंची तो अंकल ने मुझे बताया कि डैडी इज पापा इज नो मोर। तो वही बात आ गई कि देखिए गुरु जी को सब पता है क्या चीज है क्या चीज नहीं है। गुरु जी बोनस लाइफ भी देते हैं कईयों को। उन्होंने मेरी मदर को बोनस लाइफ दी। तो कहने की बात ये है कि देखिए हर चीज जो गुरु जी पे अगर हम छोड़ दें, तो उनको पता है क्या ठीक है क्या गलत है। हमें उनके डिसीजन पे फेथ होना चाहिए कि वो जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। अगर हम ये फेथ को इफ एंड बट में ले आएंगे, तो उसका कहते हैं ना जो रिजल्ट है वो भी हमें फिर 50%, 25% ही मिलेगा ना। क्यों? हमने उसमें कहीं ना कहीं एक उसको क्या बोलते हैं, शंका डाल दी कि ये होएगा कि नहीं होएगा। अगर आप पूरा विश्वास कर लोगे कि गुरुजी जो आप करोगे ठीक करोगे, मैं आपकी रजा में खुश हूँ, वो अपने आप जो हमारे हित में होगा, जो हमारे लिए ठीक होगा, वो ही करे। इस चीज को हमें कहते हैं ना, हमें अपने अंदर डालना चाहिए। अब मेरी बेटी छोटी थी, पहले कहते हैं मम्मी जब बच्चे पैदा होते हैं तो पत्राएं जन्म पत्रियां बनवाती होती थी। तो पैदा होते वो बहुत बीमार थी, उस टाइम हम गुरु जी के साथ जुड़े नहीं हुए थे। तो पंडित जी ने उनको बोल दिया था कि 13th ईयर इसका बहुत भारी है, आप लोग इस माँ मतरंजे का जाप कराना, कुछ भी हो सकता है बट बी केयरफुल, 13th ईयर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक वो 13 साल 13वां साल आया तब तक हम गुरुजी के साथ बहुत जुड़ चुके थे। तो मेरी मम्मा मुझे बार बार कहें कि बेटा तू गुरुजी को पूछ, अ, इसका कल से 13वां बर्थडे शुरू हो रहा है और पंडित जी ने ऐसे ऐसे इसकी पत्रा में बोला हुआ है। तो मम्मा को मैंने बोला कि मम्मा गुरुजी को मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना कि पंडित बोलते हैं। क्यों? गुरुजी को जब सब पता है तो अब ये सब पत्राएं पंडित हम मानते ही नहीं है अब। तो संगत जी गुरुजी ने उस दिन दोपहर को बुलाया, कुछ उपाय करने को बोला, वो उपाय किया। उसके बाद जब उसका 13th बर्थडे पूरा का पूरा 1 साल, उसके पैर के अंगूठे का ऑपरेशन 3 बार हुआ। और एक टाइम पे तो ये था कि डॉक्टर्स ने बोला बहुत छोटी है, अब इसको एनेस्थीसिया का डोज इससे ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि इसका अंगूठा सुन नहीं हो रहा। तो उसको पूछा कि बेटा बिना उसकी तुम्हें ऑपरेशन करा लोगी? तो शी सेड गुरुजी साथ में मैं करा लूंगी। और संगत जी वो छोटी सी बच्ची ने बिना एनेस्थीसिया के अंगूठे का ऑपरेशन करवाया। आज भी उसके अंगूठे में नाखून नहीं है, बट वो 13वां साल उसके एक कहते हैं ना, कोई बुरा ग्रह या कोई कष्ट होता है तो वो पाँव के जरिए निकल जाता है, उस अंगूठे के ऑपरेशन में निकाला। सारी मतलब उसकी क्लास 3rd फ्लोर में थी, उसके लिए ग्राउंड फ्लोर में करी। तो कहते हैं ना गुरु जी ने स्मूथली सारे कष्ट सारे ग्रह निकाल दिए, उन्होंने सब फेंक दिए। तो वो उनको पता है क्या सही है क्या गलत।
वो हमारे लिए कहते हैं ना आज भी, पहले तो हम लोग फिर उनको मजबूर कर लेते थे, कभी गुरुजी ऐसे कर दो प्लीज, ऐसे मान जाओ प्लीज। बट आज की डेट में गुरुजी को कहते हैं ना, बिल्कुल उनको पता है क्या ठीक है क्या गलत है, आप लाख अरदास करते रहो, करेंगे वो वही जो हमारे लिए ठीक होगा। हम लेटर ऑन रियलाइज करेंगे। कहते हैं ना गुरुजी का जब हम स्वरूप देखते हैं, गुरुजी बहुत शांत, बहुत भोले, बहुत प्यारे लगते हैं। बट उतने ही गुरुजी हमारे टेस्ट भी लेते हैं। अगर कहते हैं ना भगत गुरुओं का टेस्ट जरूर लेता है, हम लोग संगत है, हम गुरु का टेस्ट पल पल लेते हैं। बट जब गुरु जी हमारा टेस्ट लेने पे आते हैं तो हम हिल जाते हैं। उसका कारण है उनके जो टेस्ट है। गुरु जी ने हमेशा बोला कि मैं नींबू की तरह निचोड़ना। मैं अब हंसती हूँ, मैं गुरु जी आप नींबू की तरह नहीं निचोड़ते हो, आप गन्ने की तरह आप ना पूरा निकालते हो कि इसमें से एक बूंद भी ना निकले, तब तक उसकी मशीन डालते जाओ। और गुरु को भी अपना बहुत प्यार है, वो भी ये देखते हैं कि हम कितना उनके साथ कहते हैं ना डेडिकेटेडली अटैच्ड है। अगर हमें गुरु की जरूरत है तो गुरु भी अपने भगत को बहुत प्यार करते हैं। तो ये हमारा जो रिलेशन और बॉन्ड है गुरु जी का, ये बहुत अनमोल है। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड। अब सारे हैवी सत्संग आपको सुनाए जाते, आपको एक बहुत लाइट सा सत्संग सुनाती हूँ जो आपको ये बताएगा गुरु जी है क्या। एक बार एम्पायर स्टेट में हम लोग गुरु जी के साथ, हम 3-4 लोग थे, गुरु जी से वैसे ही बात कर रहे थे। तो एक सेवादार आके कहते, गुरु जी गार्डन में सांप है। तो जब ये आप सुनते हो ना गार्डन में सांप है, तो एक टाइम पे तो सब घबरा जाते हो, हम भी घबरा गए। तो बट गुरु जी बड़े कूल थे, कहते हैं जाओ। मेरा एक ड्राइवर होता था डायमंड लाल, हीरा लाल उसका नाम, गुरु जी डायमंड लाल रखा हुआ था। कहते डायमंड लाल को एक बड़ी जी लेके आए और टाट दी ले आएगा, प्लास्टिक दी नहीं चाहिए। टाट यू कैन अंडरस्टैंड, जूट क्लॉथ जो होती है, और रस्सी भी टाट जूट दी होनी चाहिए। तो वो बोरी लेके आया बड़ी सी। तो गुरुजी कहते हैं मुंह खोल के इसका खड़ा हो जा नीचे की तरफ, कहते हैं जैसे मुंह खोलने कुछ अंदर भरना होता है। तो हम लोग को उस टाइम तक कुछ समझ में नहीं आया कि गुरुजी ऐसा क्यों करवा रहे। फिर गुरुजी कहते हैं गार्डन की तरफ का जो स्लाइडिंग है एम्पायर स्टेट में, उसको खोल दो। वो जब दरवाजा स्लाइडिंग खोला संगत जी, आप मानेंगे इतना बड़ा स्नेक, आई थिंक इट मस्ट बी अ कोबरा, क्योंकि कभी मैंने इतना बड़ा स्नेक नहीं देखा। फन उठाए खड़ा था वहां। और जैसे ही गुरुजी ने उसको देखा, वो नीचे को होके क्रॉल करता हुआ गुरुजी के पैरों को छूता हुआ सीधा बोरी के अंदर चला गया, जैसे ओबीडिएंट चाइल्ड होता है। जब वो चला गया और वो हमारा डायमंड लाल जिसने बोरी का मुंह पकड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तो सांप को देख के हम भी थोड़ा कहते हैं ना टेकन अबैक हो गए। तो गुरुजी ने इशारा कर दिया कि स्टे काम। और वो जब बोरी में जाके बैठा, गुरुजी ने बोरी का मुंह बंद करवाया। फिर बोला कि इसको ड्राइविंग सीट के बगल वाली जो पैसेंजर सीट है उस पे इज्जत से बिठाओ। फिर जगह बताई कि इस जगह जाके बोरी को फेंकना मत, इज्जत से नीचे रखना, मुंह खोल के आ जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। अब इससे संगत जी आप सबको पता होगा कि गुरु जी कौन है। इसके आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक इसी सत्संग के साथ आई थिंक गुरु जी को जय गुरु जी करते हैं। और गुरु जी आप सबको खूब खुशियां ब्लेस करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, और हम हमारे साथ हमेशा अंग संग रहे। जय गुरु जी। जय